ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1627 से आगे की कहानी। पराशर हवेली में काफी रौनक छाई हुई थी। इस तरह की चहल पहल प्रायः हवेली में तभी देखी जाती थी जब कोई तीज त्योहार हो। इस वक्त मुक्ता हवेली के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने ही अपनी टेबल पर सारा सामान फैलाया हुआ था। घर के सभी लोग मुक्ता के आसपास उसे घेर कर बैठे हुए थे। तभी चाची शीतल मुक्ता से कहती हैं, मुक्ता, आप खुद एक डिजाइनर हैं, यह बताइए कि आप अपनी सगाई और शादी के कपड़े भी खुद ही डिजाइन करेंगी या किसी और डिजाइनर से लेंगी? तभी सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखिए मुक्ता, शीतल का सवाल एकदम सही है। आप हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल यह भी है कि हमारे लिए कपड़े आप डिजाइन करने वाली हैं या हम भी किसी डिजाइनर को अपने लिए फाइनल कर ले। सरस्वती की ऐसा कहते ही शीतल और सरस्वती दोनों हंसने लगती हैं। वह दोनों मिलकर मुक्ता को छेड़ रही थी। मुक्ता उनकी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी। अब मुक्ता कहती है, जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। जहाँ तक हमारी खुद की सगाई और शादी के कपड़ों की बात है तो हमने उनके ड्राफ्ट पहले ही तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए हैं और वह भी अपने सभी परिवार वालों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको उनमें से भी अपने लिए ड्रेस पसंद आ जाएगी। ऐसा कहकर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर वहां से कुछ फाइलें लेकर आ जाती हैं। उन्हें अपनी चाची और ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, अभी तक यह डिजाइन मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह खास मेरे अपनों के लिए हैं। कहने का मतलब यह डिजाइन एकदम नए हैं, आपके मारवा परिवार को बराबरी की टक्कर देंगे। ठीक इसी वक्त शीतल पीछे से छेड़ते हुए कहती हैं, हमारा परिवार या आपका होने वाला ससुराल? अब मुक्ता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह कहती है, दोनों चाचा जी। शीतल फिर से चुटकी लेते हुए सरस्वती की तरफ देखकर कहती है, वैसे हमारी मुक्ता हमेशा से ही काफी तेज है, यह तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन इतनी तेज कि अपनी और हमारी ड्रेस पहले से ही ड्राफ्ट करके रखी है। इस बार मुक्ता को शीतल की बात पर हंसी आ जाती है और वह अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अब आप इन्हें देख लीजिए और आपको जो जो अच्छे लगे वह फाइनल कर लीजिए। उसके बाद सुनील जी से कहकर उन्हें हमारी टीम तक पहुंचा दीजिएगा। टीम हमें जल्द से जल्द तैयार कर लेगी। ठीक इसी वक्त आदित्य पराशर भी वहां आ पहुंचते हैं। आदित्य मुक्ता से कहते हैं, पहले आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदित्य के बुलाने पर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और आदित्य के पास पहुंच जाती है। आदित्य वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं और मुक्ता को इशारा करके साथ वाली चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं। इस तरह सुबह सुबह अचानक से आदित्य का सबके बीच में चले आना सभी को हैरत गेंग कर देता है। इस वक्त सभी का ध्यान आदित्य पर था। इसके बाद आदित्य कहते हैं, आप सभी के लिए भी एक जरूरी संदेश है। आदित्य की बात सुनने के लिए सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगते हैं। आदित्य कहते हैं, आज से 3 दिन के बाद मारवा हाउस में एक फंक्शन है। वह चाहते हैं कि हम सभी इस फंक्शन में उपस्थित रहें। यह रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए हम सभी का वहां जाना अनिवार्य है। अब क्योंकि हमारी मुक्ता का बर्थडे भी उसी दिन है, इसलिए वह लोग चाहते हैं कि हम मुक्ता का बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करें। वह नहीं चाहते कि मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम उस फंक्शन को अवॉइड करें। फिर एक पल खामोश रहने के बाद आदित्य गंभीर होते हुए आगे कहते हैं, यह शायद प्रीति और ओंकार के लिए किसी तरह की सरप्राइज पार्टी है, इसलिए मुक्ता, खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में आप पहले से आपके सनी मारवा जी या फिर अपने किसी भी दोस्त से कोई बात ना करें। फिर सभी की तरफ देखते हुए आदित्य आगे कहते हैं, क्योंकि आप सभी को मारवा हाउस जाना है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सभी जो ड्रेस अभी मुक्ता की सगाई के लिए पहनने की सोच रहे हैं, उसे मारवा हाउस के फंक्शन में पहने।
फिर मुक्ता की तरफ देखते हुए कहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल राजकुमारी लगे, और आप अपनी सगाई के लिए दोबारा कोई ड्रेस तैयार करवा लीजिएगा। फिलहाल आपने जो भी ड्रेस अपने लिए तैयार की है उसे आप अपने जन्मदिन पर पहने। उस दिन उनके सभी रिश्तेदार वहां आएंगे और आपको पहली बार देखेंगे भी। और वह परिवार की होने वाली बहू का इम्प्रेशन किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। आपके बाकी सभी दोस्त और हमारे बाकी सभी रिश्तेदार और सभी जानकार भी आपके जन्मदिन की पार्टी मारवा हाउस में ही अटेंड करने वाले हैं। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहते हैं, इसलिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी न रखी जाए। आप सभी के पास बस 3 दिन ही बचे हैं। पराशर परिवार की शान के हिसाब से अच्छे चुनाव करें। आखिर हम सभी को अपनी बेटी की होने वाली ससुराल में जाना है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुक्ता एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखती रह जाती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आदित्य को मुक्ता से दूर होने के ख्याल अभी से परेशान करने लगे थे। आदित्य खुश होने के साथ साथ दुखी भी थे। आदित्य के जाते ही मुक्ता के भाई उठकर उसके पास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। सबसे पहले निशांत कहता है, बताइए आपको आपके जन्मदिन पर क्या चाहिए? प्रशांत कहता है, तोहफा अपने भाई की हैसियत को ध्यान में रखकर मांगिएगा। उसकी बात सुनते ही बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और उन चारों के बीच से बाहर निकल जाती है और फिर कहती है, हम सोचकर आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अभी आप सभी मारवा हाउस चलने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आपसे भेंट तो हम कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन मारवा हाउस जाने के लिए समयबद्ध है। आप सभी, ऐसा कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हमारी मुक्ता की जिंदगी को सदा खुशियों से भरे रखना। तभी शीतल सरस्वती को अपनी दोनों बाहों से पीछे की तरफ पकड़ते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी मुक्ता है ही इतनी अच्छी कि भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके बाद शीतल सरस्वती के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हमें सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं बल्कि उन सभी उपहारों की भी व्यवस्था करनी होगी जो मारवा परिवार के लोगों को हमें देने होंगे। सरस्वती कहती है, मैंने इस बारे में पहले ही सोचना शुरू कर दिया है, चाहे वह लोग यहाँ आए या हम लोग वहाँ जाएं। मुक्ता के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देना तो बनता ही है। ठीक इसी वक्त उछलते हुए नीलम वहाँ आ पहुँचती है और कहती है, क्या आप लोगों ने मुक्ता दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी वहाँ कोई लड़का देख लिया है क्या? नीलम की बात सुनकर शीतल और सरस्वती के साथ साथ बाकी सब भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। नीलम सभी की घूरती हुई आंखों को देखकर जवाब देती है, हमें घूरना बंद कीजिए, हम भी यहाँ से मुक्ता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब हमें वहाँ किसी ने ऐसे ही रखने से मना कर दिया तो, इसलिए हमारे लिए भी लड़का ढूंढना बनता ही है। अब नीलम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, वहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, हमें नहीं लगता कि वहाँ मुक्ता को आपकी याद भी आएगी। यह सुनते ही नीलम का चेहरा उतर जाता है। तभी सरस्वती हंसकर नीलम के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, अभी आपकी शादी की उम्र नहीं हुई, आपकी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मुक्ता दीदी की लाडली बच्ची। उधर दूसरी तरफ कौटिल्य के कमरे में देर रात तक काम करते रहने की वजह से सुबह कौटिल्य की आंख नहीं खुलती है। उसे सोते हुए ही कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह किसी तरह अपनी बंद आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठ खड़ा होता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही उसे ठीक सामने भूमिका खड़ी हुई दिखाई देती है। तभी भूमिका कहती है, तो तुम सोए हुए हो, इसलिए प्रीति ने मुझे भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। कौटिल्य की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि भूमिका क्या बोल रही है। भूमिका कौटिल्य की हालत देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब वह कौटिल्य के कमरे में मौजूद एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य से पूछती है, क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने क्या कहा? कौटिल्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है। भूमिका कौटिल्य के इस जवाब पर अपनी हाथ के अंगूठे और उंगली से एल की शेप बनाते हुए उंगली को माथे पर और अंगूठे को ठोड़ी पर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम 2 मिनट लो और जाकर फ्रेश हो जाओ, ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। कौटिल्य भूमिका के ऐसा कहने के बाद भी करीब 1 मिनट तक अपने जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद कहीं जाकर उसे अपनी स्थिति और भूमिका की कही हुई बात समझ में आती है। फिर वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट के बाद वह बाहर आता है। भूमिका अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, शायद आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। भूमिका कौटिल्य को घूरकर देखती है। कौटिल्य अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि बिजी होने वाला है। भूमिका कौटिल्य की बात का मतलब अच्छी तरह समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए भूमिका कहती है, प्रीति तुम्हें कई बार मैसेज कर चुकी है, कॉल भी कर चुकी है, लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुझे कॉल की और मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आती हूँ। अब अपना लैपटॉप उठाओ और मेरे साथ चलो। कौटिल्य को सभी बातें सुनाई आ रही थी, लेकिन अभी भी वह कही हुई बात का कोई भी अर्थ निकालने की स्थिति में नहीं आया था। वह चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर भूमिका के साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह दोनों प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनी के कमरे में ओंकार सनी के कमरे के दरवाजे पर खटखटाना शुरू करता है। सनी अभी भी गहरी नींद में था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर वह अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठ खड़ा होता है। सनी दरवाजे पर पहुंच जाता, इससे पहले ही ओंकार दरवाजे को और भी जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देता है। सनी अंदर से आवाज देते हुए कहता है, आ रहा हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो 2 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा? सनी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे अपने सामने ओंकार खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ और कुछ गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सनी की नींद एक झटके में गायब हो जाती है। वह कहता है, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन है। क्या मैं उठने में बहुत लेट हो गया हूँ? ऐसा कहकर सनी वॉल पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, आज तुम जल्दी हो। ओंकार कुछ नहीं कहता, बस जाकर सनी के बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। अब सनी पूछता है, क्या हुआ? अभी भी प्रीति की नाराजगी खत्म नहीं हुई क्या? ओंकार बड़े ही भारी मन से जवाब देता है, यार मैं उसके उठने के टाइम से पहले उठकर उसके कमरे पर चला गया था। दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा अच्छा ही है कि दरवाजा खुला हुआ है, प्रीति मुझे कमरे के अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। मैं खुशी खुशी अंदर चला गया। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। सनी ओंकार के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, आगे भी बोलो, क्या हुआ? ओंकार कहता है, क्या बोलूं दोस्त, वह मेरे आने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह अच्छी तरह ढूंढा, कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में। सनी हैरान होते हुए कहता है, बाथरूम में भी तूने ढूंढा उसे? ओंकार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर सनी के खुले हुए मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए कहता है, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, अगर वह उसमें होती तो दरवाजा बंद होता ना। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब सनी अटकते हुए धीरे धीरे पूछता है, क्या तुमने उसे फोन किया? ओंकार कहता है, हाँ कई बार किया। कभी उसका नंबर बिजी आता है तो कभी सिर्फ रिंग ही जाती है और वह कॉल उठाती ही नहीं। अब सनी भी ओंकार के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ है प्रीति को जो वह बताने के लिए तैयार नहीं है? ओंकार कहता है, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया बसाने से पहले ही उजड़ती हुई जा रही हो। अब दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी सनी और ओंकार एक साथ बोल पड़ते हैं। ओंकार के मुंह से अनिका दीदी और सनी के मुंह से अनिका भाभी निकल पड़ता है। अब सनी कहता है, प्रीति उनसे कोई बात नहीं छुपाती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम उनसे मदद मांगोगे
तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अब ओंकार कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इससे ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए उनसे बात करनी ही होगी। आखिर वह मेरी प्यारी बहन है, अपने भाई के लिए इतना तो करना बनता ही है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति इधर से उधर बेचैन टहल रही थी। जैसे ही भूमिका और कौटिल्य को अपनी आंखों के सामने देखती है, 2 कदम बढ़कर उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। भूमिका कहती है, अब बताओ क्या बात है। प्रीति अपनी तरफ से सारी बात बता देती है और फिर कहती है, उसे होश आ गया है, अगर वह हमारी मदद करे तो हम लच्छों का स्केच बना सकते हैं। ऐसा कहकर प्रीति मुड़ती है और एक कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाजा खोलकर वह अंदर जाती है। भूमिका और कौटिल्य भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। यह कमरा किसी भी मायने में एक अच्छे अस्पताल के बेहतरीन कमरे से कम नहीं था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर के साथ सभी जरूरी मशीनरी जुड़ी हुई थी, जो उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन बता रही थी। प्रीति उसके सिरहाने के पास मौजूद एक स्टूल पर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। पेशेंट आंख खोलती है और फिर अपनी भारी आंखों को दोबारा से बंद कर लेती है। प्रीति उसके चेहरे को अपने हाथों की उंगलियों से थपथपाते हुए दोबारा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह कुछ नहीं बोल पाती। जब प्रीति तीसरी बार कोशिश करती है तो वह मरीज कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गले से आवाज बाहर आती हुई सुनाई नहीं आती। प्रीति कहती है, तुम ज्यादा देर तक बीमार होने का नाटक करके बच नहीं सकती। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे और हमारी मदद करनी ही होगी। प्रीति को अपने मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर भूमिका प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और उसे उठाकर बाहर लेकर जाती है। भूमिका के साथ साथ कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। भूमिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही आराम से कहती है, क्या हो गया है तुम्हें प्रीति, यह तुम किस तरह का बर्ताव कर रही हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है वह होश में आ चुकी है, लेकिन बात करने की स्थिति में अभी भी नहीं है। इस तरह उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब प्रीति जवाब देती है, उसकी सेहत बिगड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उससे जानकारी हासिल करनी है। भूमिका प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमिका प्रीति से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम ठीक तो हो ना प्रीति, क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। भूमिका की इस तरह की बात सुनकर प्रीति को अपनी स्थिति का भान होता है। वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। उसके बाद वहीं मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अब भूमिका प्रीति की तरफ सोफे पर बैठते हुए उससे कहती है, अच्छा यह बताओ, वह बातचीत कर सके ऐसी हालत में कब तक आएगी। प्रीति जवाब देती है, 24 से 36 घंटे लग जाएंगे उसको। अब प्रीति के दूसरी तरफ कौटिल्य बैठ जाता है और प्रीति से कहता है, हमारे पास काफी वक्त है, उसके ठीक होने के बाद हम उससे जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे ठीक ठीक याद है, भूमिका ने मुझे बताया था कि जब उसे यहाँ लाया गया तो वह काफी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता उससे कोई भी इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने की जरूरत पड़ेगी। वह आसानी से हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। अब भूमिका प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो अगर अभी हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे और किसी डर की वजह से उसकी हालत और खराब हो गई अथवा उसकी जान चली गई, तब हमें न ही जल्दी और न ही देर में कोई भी जानकारी मिल सकेगी। इसलिए तुम्हें और हमें धैर्य से काम लेना होगा। प्रीति की हालत को देखकर कौटिल्य को भी काफी अजीब लगता है। इस तरह के व्यवहार की उसने प्रीति से कभी भी उम्मीद नहीं की थी। कौटिल्य आंखों ही आंखों में भूमिका से कह देता है। भूमिका पलकें झपकाकर कहती है, ठीक है। कुछ पलों की खामोशी के बाद भूमिका प्रीति से कहती है, देखो 2 बातें हो सकती हैं जिससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए। पहला, तुम्हारे पास और भी दूसरे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर पर ले रखी है। या तो तुम उनके इलाज पर अपना ध्यान लगाओ, और दूसरा, अगर तुम्हारा मूड बहुत खराब है तो तुम मेरे साथ चलो।
आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं, कहो कैसा रहेगा। प्रीति भूमिका की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी भूमिका आगे कहती है, तुम कहो तो मैं ओंकार को भी साथ ले चलती हूँ। अब प्रीति झट से कहती है, नहीं नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। यह सुनते ही भूमिका को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही है। प्रीति का मूड खराब होने की वजह ओंकार ही है। अब वह मन ही मन यह तय करती है कि वह जाकर ओंकार से बात करेगी कि उसने उसकी चहेती प्रीति का मूड क्यों खराब किया है। अब भूमिका कहती है, ठीक है, तुम ही तय करो कि आगे क्या करना है। प्रीति कहती है, हमारे पास वक्त कम है, अभी हम आउटिंग पर नहीं जा सकते। वैसे भी आपकी भी ऑफिस से बहुत ज्यादा छुट्टी होने लगी है, हम आउटिंग पर फिर किसी दिन चलेंगे। अभी जाकर मैं अपने दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। भूमिका प्रीति के सिर पर हाथ रखती है और उसे उसके चेहरे तक लेकर जाती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, जैसा तुम सही समझो। इसके बाद प्रीति को वहीं छोड़कर कौटिल और भूमिका वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग हॉल में इधर कौटिल और भूमिका चलते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहीं भूमिका अपना फोन निकालकर ओंकार को फोन मिलाती है। ठीक इसी वक्त ओंकार और सनी सामने से डाइनिंग हॉल में एंट्री करते हैं। ओंकार जैसे ही अपना फोन देखता है तो उस पर भूमिका का नाम दिखाई देता है। वह फोन उठाता है, उससे पहले ही उसे अपने सामने ही भूमिका दिखाई दे देती है। वह फोन कट करके सनी के साथ भूमिका के पास पहुंच जाता है। ओंकार के सामने आते ही भूमिका आओ देखती है ना ताव, उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी प्यारी सी बहन प्रीति को परेशान क्यों किया है। ओंकार भूमिका के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भूमिका से विनती करने लगता है, भूमिका दीदी प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। भूमिका कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो तब कान छोड़ूंगी। ओंकार कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, कब से उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वह कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज छोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी बात बताऊंगा प्लीज। भूमिका दीदी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। अब भूमिका उसका कान छोड़ देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यही ना पता हो कि प्रीति क्यों परेशान है। इतना तो मुझे भी पता चल गया है कि उसकी परेशानी की वजह तुम ही हो और तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह तुम्हारी वजह से परेशान क्यों है। अब सनी ओंकार की पैरवी करते हुए कहता है, भूमिका दीदी यह सच कह रहा है, प्रीति इसका फोन नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही, यहाँ तक कि मिल भी नहीं रही। एक ही घर में रहते हुए प्रीति को ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप खुद सोचो, इतनी सुबह सुबह हम सभी में केवल यही नहा धोआ कर सजा सवरा क्यों दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी उठकर यह प्रीति के कमरे में गया था ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह इससे भी एक कदम आगे है। इसके पहुंचने से पहले ही वह वहां से चली गई थी। अब भूमिका सनी से कहती है, वैसे तो इसकी तरफदारी करने के लिए मैं तुम्हारा भी कान मरोड़ती, पर तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है, तो तुम दोनों का कहना है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब ओंकार कहता है, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, कुछ पता है, लेकिन वजह यही है या कुछ और है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब भूमिका हैरान होकर ओंकार के चेहरे की तरफ देखती है। ओंकार कहता है, आप हमारे साथ आगे बैठकर बात करते हैं। तभी कौटिल्य कहता है, तुम तीनों बात करो, मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं। भूमिका अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कौटिल्य वहाँ से चला जाता है। अब भूमिका, सनी और ओंकार तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद सनी और ओंकार बारी बारी से पूरी बात बड़ी ही विस्तार से भूमिका को कह सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत वह प्रीति पर हमले की और ओंकार की माफी मांग लेने की बात भी बता देते हैं। भूमिका उनकी सारी बात सुनने समझने के बाद खामोश होकर सोचना शुरू कर देती है कि किस तरह उनके प्रीति के कमरे में ओंकार को देखा था और उसके कमरे की हालत को देखकर वह यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति ओंकार को बेहद चाहती है। इसके अलावा भूमिका यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति एक संवेदनशील लड़की है। अभी भूमिका अपने मन में सारी बातों का आकलन ही कर रही थी कि इतने में सनी कहता है, हम इसी बारे में मदद मांगने के लिए अनिका भाभी के पास जा रहे थे। प्रीति से सच जानने का अब हमारे पास वही एक रास्ता बचा था,
लेकिन हमारी जो मदद अनिका भाभी कर सकती हैं वह तो आप भी कर सकती है ना। अब ओंकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज भूमिका दीदी कुछ कीजिए ना। ओंकार के चेहरे की मायूसी और आंखों की हल्की हल्की नमी देखकर भूमिका का दिल पिघल जाता है। अब भूमिका कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और वहां से आगे चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल चल रहा था कि उसकी सगाई पास है और यहाँ यह दोनों किसी अलग तरह की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मजा खराब हो जाएगा। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। आज ये स्टोरी थोड़ा लेट से अनलॉक हुई है और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो मैं जल्द नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए आज मैं ये स्टोरी थोड़ा लेट से अपलोड कर रही हूँ। थैंक्स माय वाईटी फैमिली।